बेटा अपनी जिम्मेदारी अब तुम लोग खुद उठाओ। आखिर कब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? कम से कम अपने पापा की और मेरी उम्र पर तो तरस खाओ। अर्चना जी ने कहा, क्या मम्मी तुम फिर वही बात लेकर बैठ गए? कितनी बार कहा है आपको कि घर में शांति रहने दिया करो, जब देखो बस एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। माधव ने चिढ़कर कहा, पर बेटा क्या तुझे हमारी उम्र पर तरस नहीं आता? हमने पहले भी सारे काम किए हैं और अभी भी तुमने काम की सारी जिम्मेदारी हम पर डाल रखी है। अब कम से कम अपनी गृहस्थी तो खुद संभालो। अर्चना जी ने दोबारा कहा, मम्मी आपको भैया भाभी के परिवार को संभालने में ऐतराज नहीं था, लेकिन हमारे परिवार को संभालने में ऐतराज है। ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? माधव ने कहा। माधव तो समझता क्यों नहीं? मम्मी मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपको टिफिन देना है तो दीजिए, वरना हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। जब देखो बस काम धंधे के टाइम पर आप ये बातें लेकर बैठ जाती हो। माधव गुस्सा करते हुए बोला, पर बेटा अगर बहू मदद नहीं कर सकती तो कम से कम एक काम वाली तो लगा लो, ताकि मुझे कुछ मदद मिल जाए। घर के काम के साथ साथ आरव की जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है। अर्चना जी ने कहा, मम्मी पापा है तो सही, आपकी मदद के लिए आप दो लोग मिलकर भी ये सब नहीं संभाल सकते। माधव ने कहा, माधव मुझे देर हो रही है, चलना है तो चलो, वरना मैं कैब से रवाना हो जाऊंगी। अचानक बहू गायत्री ने अंदर से आते हुए कहा, देखा हो गए ना लेट, आपको भी घर की शांति रास नहीं आती। अब रखिए अपना टिफिन अपने पास, कहकर माधव गायत्री को लेकर वहां से रवाना हो गया। दोनों के जाते ही अर्चना जी वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गई। इतने में उनके पति सुखदेव जी उनके लिए चाय बनाकर ले आए और उन्हें चाय देते हुए बोले, कर ली बात अपने बेटे से? मुझे तो पता था यही होगा, उसने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं। आखिर क्यों नहीं समझते ये लोग? अरे हमारी भी एक उम्र है। हमेशा हर बात में अपने बड़े भैया भाभी से तुलना करता रहता है। बस एक ही बात बड़े भैया भाभी का किया है तो हमारा भी करो। अर्चना जी ने कहा, अरे तुम पहले चाय तो पियो, यह सब बात हम बाद में करेंगे। कहकर सुखदेव जी उन्हें चाय देकर अपनी चाय लेकर बैठे ही थे कि इतने में आरव की रोने की आवाज आई। लो पी लो चाय, अर्चना जी ने कहा और उठकर आरव के पास चली गई। सुखदेव जी वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगे, कुछ न कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। भला ये ऐसे कैसे काम चलेगा? बेटे बहू तो नौकर करने के पक्ष में भी नहीं थे और उनकी उम्र का लिहाज भी नहीं कर रहे थे। सुखदेव जी और अर्चना जी के दो बेटे बहू थे। बड़े बेटे बहू सागर और मधु दूसरे शहर में रहते थे, जो नौकरी के कारण दूसरे शहर में 8 साल पहले ही शिफ्ट हो गए थे। इससे पहले वो लोग यहीं सुखदेव जी और अर्चना जी के पास रहते थे। तब माधव की शादी नहीं हुई थी। सागर और मधु की शादी समय पर हो गई थी। उनके दो जुड़वा बच्चे थे। मधु भी नौकरी नहीं करती थी, इसलिए उस समय अर्चना जी और मधु ने मिलकर सब कुछ संभाल रखा था। माधव की शादी के कुछ दिन बाद ही सागर और मधु दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। एक तो माधव की शादी लेट हुई, ऊपर से शादी के 5 साल तक माधव और गायत्री ने अपने करियर के कारण बच्चा न करने का फैसला लिया। आखिर इन सब में माता पिता की उम्र थोड़ी न रुक रही थी। अब दोनों ये उम्मीद करते थे कि जैसा भैया भाभी के लिए मम्मी पापा ने सब कुछ किया, वैसे हमारे लिए भी करे। पर दोनों ये दिमाग में नहीं ला रहे थे कि मधु घर पर ही रहकर अर्चना जी के साथ घर संभालती थी, पर गायत्री तो नौकरी करती है और यदि इस बारे में अर्चना जी कुछ कहती हैं तो दोनों यही जवाब देते हैं कि बहू नहीं है तो क्या हुआ, अब पापा जी घर पर ही तो रहते हैं, अभी भी तो आप दो लोग ही हो। खैर शाम को जब माधव और गायत्री घर पहुंचे तो सुखदेव जी अपना और अर्चना जी का सामान पैक करके तैयार थे। दोनों को सामान के साथ देखकर माधव ने कहा, पापा आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, हम तेरे भैया भाभी के पास जा रहे हैं, सोचा कुछ दिन उनके पास भी रह आए। पर पापा जी हमारी छुट्टी तो नहीं है, ऐसे कैसे आपने अचानक से प्रोग्राम बना लिया? फिर यहाँ आरव को कौन संभालेगा? गायत्री ने कहा। ये सब सुनकर माधव ने भी कहा, हाँ पापा एक बार पूछ तो लेते हमसे, अब अचानक कैसे मैनेज होगा सब कुछ? और फिर मुझे तो नहीं लगता कि आपने अभी घर का कोई काम किया होगा। मैं आरव को संभालूंगी, घर का काम करूंगी या फिर जॉब करूंगी। गायत्री चिढ़ते हुए बोली, बहू चिंता मत कर, उसका बंदोबस्त हमने कर दिया है। अचानक सुखदेव जी बोले। यह सुनकर माधव और गायत्री हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। इतने में सुखदेव जी बोले, बहू हमने तुम्हारे मम्मी पापा को बुला लिया है। अब जब तक हम लोग यहाँ नहीं आएंगे वो लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
तुम पहले की तरह काम पर जा सकती हो, फिर घर का काम। गायत्री ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी मम्मी कर लेगी। वो तो वैसे भी उम्र में मुझसे छोटी है, चुटकियों में काम निपटाएगी। आखिर उन्होंने तुम्हारे भैया भाभी का भी किया है तो तुम्हारा भी कर देगी, अर्चना जी ने कहा। अरे अब चलो भी, देर हो रही है हमें। समधी समधन जी आ जाएंगे, हमारी बस का समय हो गया है, सुखदेव जी ने कहा तो अर्चना जी उनके साथ रवाना हो गई। इधर जब गायत्री के मम्मी पापा घर पर आए तो गायत्री और माधव किस मुंह से उन्हें घर के काम के लिए कह दे। इसलिए जब उसकी मम्मी आरव को संभाल रही थी तो गायत्री ने जैसे तैसे खाना बनाया। जैसे तैसे चिड़चिड़ाते हुए गायत्री ने रात का काम निपटाया। दूसरे दिन सुबह भी सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि सारा काम गायत्री को ही करना था। हालांकि मम्मी फिर भी किचन में थोड़ा बहुत काम संभाल रही थी, पर उनसे भी जितना हो पा रहा था उतना ही कर रही थी। आखिर अपने घर में तो आपको काम का पूरा अंदाजा होता है, पर दूसरे के घर में वक्त लगता है। लेकिन 2 दिन में ही उसके मम्मी पापा को अच्छे से अंदाजा हो गया कि घर कौन संभालता है। आखिरकार जब तीसरे दिन सब्र का बांध टूटा तो माधव और गायत्री आपस में ही लड़ पड़े। दोनों को लड़ते देखकर उसकी मम्मी डांटते हुए बोली, एक क्या हरकत है, अपने ही घर का काम तुम दोनों को बोझ लग रहा है तो क्या करूं मम्मी, इनके मम्मी पापा ने जानबूझकर ये सब किया है। अचानक भैया भाभी के घर जाने का फैसला कर लिया, ये जानते हुए कि मैं नौकरी करती हूँ, यहाँ घर भी संभालना होता है, बच्चा भी संभालना होता है, आखिर अकेले कैसे करूँगी, गायत्री बिफरते हुए बोली। वैसे ही करोगी जैसे तुम्हारे सास ससुर अकेले करते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, इस उम्र में उनसे अकेले सारा काम करवाते हुए। अरे दोनों मिलकर कमाती हो, क्या घर में नौकरानी नहीं लगा सकते। जब तुम जैसे जवान लोगों को ये सब बोझ लग रहा है तो बेचारे और बुजुर्गों को बोझ नहीं लगता होगा, पापा ने डांटते हुए कहा। पर उन्होंने भैया भाभी का भी तो अकेले ही किया है। अचानक माधव और गायत्री के मुंह से एक साथ ही निकला, अरे तब उनकी उम्र कुछ और थी, अभी उनकी उम्र कुछ और है। आखिर जब मम्मी पापा ने डांटा तो दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने घर में काम करने वाली रख ली। आखिर 1 सप्ताह बाद जब सुखदेव जी और अर्चना जी घर आए तो घर में काम वाली को देखकर खुश हो गए। आखिर माधव और गायत्री ने अपने किए के लिए माफी मांग ली। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।